नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला के अंतर्गत जो मैं आजकल थोड़ा बहुत कुमाऊं इतिहास की पृष्ठभूमि में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हूँ। कल मैंने 1593 तक का आपको थोड़ा बहुत बताया था। उसके बाद अब मैं उसके बाद का बताने जा रही हूँ आपको करीब 1698 तक का। देखिए, मैं संक्षेप में ले रही हूँ क्योंकि मुझे मूल रूप से खंतोली पे आना है और उससे उसकी जो कनेक्शन है, उसका संपर्क है, उसका जो जुड़ाव है, उसका जो संबंध है, वो मुझे दिखाना है। देखती हूँ सफल हो पाती है नहीं हो पाती हूँ। तो मैंने कल आपको पुरुषोत्तम पंत जी के बारे में बताया था। इसी बीच में एक और महान हस्ती हमारे पंत समाज के हुए। ये नहीं कह रही कि और बहुत लोगों ने भी बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है। किसी हद तक सबने किया। तो इसमें मैं अब आज जिनका जिक्र करूंगी, तो इसमें वासुदेव पंत जी का। ये देवी चंद के समय से मंत्री पद पर थे। देवी चंद जो सम्राट थे, राजा थे। बाद में पंत उपरेती विवाद के फलस्वरूप दिलीप चंद ने उन्हें पद से हटा दिया। पंत उपरेती विवाद बहुत पुराना है, जिसमें ये माना जाता है कि जो उपरेती हैं वो पंत ही हैं। एक स्त्री जो जो मूल रूप से पंत थी, मतलब जिसके पति पंत थे, तो वो पूर्ण गर्भावस्था के समय में उसकी मृत्यु हो गई। तो हमारे यहाँ प्रथा ये है कि जो पेट में जो बालक होता है, जातक होता है, उसको जब ऐसी माता मर जाती है गर्भवती, तो उसका पेट फाड़ के उसका बच्चा निकाल दिया जाता है, नहीं तो उसके साथ नहीं जलाया जाता, वो सती जाए बराबर हो जाता है। तो ऐसे में वो जो बच्चा था उसको निकाला गया। वो बाई चांस, पता नहीं क्या भगवान की धोनी थी, वो जीवित निकला। तो प्रेत से उत्पन्न होने की वजह से प्रेती शब्द निकल के आया। और भी बहुत से विवाद हैं, पर एक ऐसा माना जाता है। तो दिलीप चंद ने उन्हें पद से हटा दिया। किसको? वासुदेव पंत। अब इसके बाद इस काल में कवि भूषण का राज दरबार में सम्मान किया गया। कवि द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य के पद्य संख्या 249 में कुमाऊं का मोरंग व श्रीरंग के साथ उल्लेख है। श्रीनगर, मोरंग और श्रीनगर के साथ उल्लेख है, जो गढ़वाल मंडल में जो श्रीनगर है। नरेंद्र नगर और श्रीनगर ऐसे करके कहते हैं ना। कवि मतीराम ने भी अलंकार पंचशिखा व वृत कौमुदी, ये कुछ ग्रंथ हैं, छोटे मोटे नहीं कहूंगी, मतलब बहुत अहम है वैसे तो। आदि में उद्योत चंद व ज्ञान चंद कुमायूं नरेशों की, जिसमें उन्होंने उद्योत चंद ज्ञान चंद कुमाऊं नरेशों की प्रशंसा की है। किसने? शिवराज भूषण ने अपने इन ग्रंथों में। इसी वर्ष इसके बाद अब आते हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई, पर अगर हम एक एक करके चलेंगे तो हम शायद साल भर तक भी ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो शीर्षक है हमारा खंतोली, उसमें पहुंचने में हमको, वैसे भी हम खरामा जा रहे हैं। 1741 पर ले चलते हैं आपको। 1741 इस वर्ष में कुमायूं भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से जुड़ गया। कुमायूं जब भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से जुड़ गया, जब उदयपुर के राजा जगत सिंह का दूत कुमाऊं पहुंचा। बाद में कुमाऊं नरेशों ने अपने दूत जयपुर और उदयपुर भेजे, मतलब संपर्क स्थापित हो गए। जब दूत भेजे जाते हैं, इसका मतलब हमारे उनसे संबंध हो गए राजनीतिक। और जब विवाह हो जाते हैं तो फिर पारिवारिक संबंध हो जाते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काफी कुछ मिलता जुलता हो जाता है। ये तो इतिहास में होता रहा है, राजाओं के बीच में खासकर। 1745 में पेशवाओं ने मुगलों के विरुद्ध गठन हेतु कुमाऊं नरेशों से संपर्क बनाया था, परंतु कुमायूं नरेशों ने मुगलों से संबंध व रोहिलों से नजदीकी के चलते तटस्थ भाव, न्यूट्रल रहे, तटस्थ भाव रखा। इस परिस्थिति बस 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई में कुमाऊं की सेना से 4000 सैनिकों ने हरिराम जोशी और बीरबल नेगी के अधीन मुसलमानों की तरफ से भाग लिया। ये जो हमारे लिए शर्म की बात है, भाग लिया इसलिए नहीं कि मुसलमान है, मैं धर्म के लिए नहीं कह रही, क्योंकि वो बाहर से आए थे और पेशवा हमारे अपने थे, इसलिए मैं कह रही हूँ।
भाग लिया। सेना को बाण और हथगोले में विशेष कार्य कुशलता को स्वीकार करते हुए राजा दीपचंद को सेनापति की ओर से विशेष उपहार दिए गए। अब यह क्षेत्र नए अध्याय में प्रवेश करने ही वाला था। इसी समय आगे चलकर जब ये संबंध बन रहे थे, शिवदेश जोशी की हत्या हुई। एक शिवदेश जोशी नाम के एक व्यक्ति थे। रुद्रचंद्र ने एक मजबूत शासन भी स्थापित किया था और आगे चंद राजाओं में से एक था जो अगले 150 वर्ष तक अक्षुण्ण रहा। उसी के वंशज आगे करते रहे। देवी चंद शाह जो मतलब 1720 और 27 के बीच रहा, ने नए संवत्सर चलाने व अश्वमेध यज्ञ जैसी फिजूल खर्ची के बाद राजवंश का पतन शुरू हो गया। उसने बहुत ऐसी चीजें खर्च की और राजपतन जो कि सज्जित कोष था जिसको ये लोग संरक्षित करते थे वो कम होने लगा, खत्म होने लगा। दीपचंद 1748-77 के समय में सेनापति शिवदेश जोशी की 1764 में हत्या के बाद साम्राज्य नष्ट होने की दिशा की ओर चल पड़ा, क्योंकि शिवदेश जोशी ने काफी मजबूती दी थी उसकी सेना को। तो उससे ये हुआ कि चल पड़ा। और 1786 के बाद गोरखा सेना धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ी। अभी हमारे कुमाऊं का और गढ़वाल का एक तरह का अंधेरा युग शुरू हुआ। गोरखा सेना धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ी और 1788 तक काली नदी को पार कर गई। नेपाल से आई थी ना ये गोरखा, नेपाली होते हैं। अब तक कुमाऊं राजशाही आंतरिक कलह से कमजोर हो चुकी थी। पहले से अंदर कलह चल रहा था। 30 जनवरी, हमेशा अंदर के कलह से बहुत गड़बड़ होती है। 30 जनवरी 1790 चौतरिया बहादुर शाह की एक टुकड़ी पर गंगोली की जीत के तुरंत बाद चंद सेना कटोलगढ़ व हौलबाग जिसे बोलते हैं में पूर्ण रूप से पराजित हो गई। विजयी नेपाल सेना ने अगले 25 वर्ष जो कठोर शासन किया, जिसे गोरखिया साम्राज्य गोरखिया राज के रूप में एक बहुत ही गंदे रूप में माना जाता है, गाली के रूप में दिया जाता है। जैसे अगर कोई किसी को बहुत प्रताड़ित करता है तो कहते हैं छू के गोरखिया राज, कैसे गोरखिया राज बड़ा रखो घर में, तो ऐसा भी कहता है। इसके आगे क्या हुआ कल बताऊंगी। नमस्कार।